हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों ने संडे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और जो लोग अपनी तैयारी को 2024 के लिए टारगेट लेके चल रहे हैं, उन लोगों ने संडे को प्रॉपर तरीके से अपना जो रिवीजन का जो शेड्यूल है वो जरूर बनाया होगा। दोस्तों, इसी क्रम में जैसा कि हम लोगों ने 2024 के लिए डिसाइड किया हुआ है कि हम लोगों ने जो इकोनॉमी की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी में आज हम लोग बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का लेक्चर नंबर 40 और गवर्नमेंट स्कीम्स का लेक्चर नंबर 5 हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आप लोग मेरी आवाज प्रॉपर सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे? एवरीबॉडी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि आज हम लोग टू द पॉइंट आपकी इकोनॉमी के जो टॉपिक हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, सरकारी योजना जहां से आपके क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है, उन सभी की जो सीरीज है आज उसका 5वां लेक्चर है और मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो सब इसमें आ जाएं। फिर धीरे धीरे हम लोग करंट इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ेंगे और करंट इकोनॉमी में जैसे जैसे गवर्नमेंट जो नई नई चीजें बना रही है, उन सब में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सारे का सारा करंट और ट्रेडिशनल आपका कवर होता चला जाएगा दोस्तों। तो इसी क्रम में आज हम लोग इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाए। दोस्तों, ये मेरा आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिसके माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो समस्या है, पढ़ाई से संबंधित जो भी गाइडेंस है, जो भी आप चाहते हैं, वो मैं आप लोगों की जितना हो सकता है संभव है कि सॉल्व करने की कोशिश करूं। ये नाम तो आप जानते ही होंगे और ये मेरा कोड नेम है MK लाइव, जिसके माध्यम से यदि आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं स्टडी IQ पर, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, आप इसको ज्वाइन करने के बाद इसको यूज करते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मैं आप लोगों से पर्सनली आपसे जुड़ सकूं और आप लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन और व्यक्तिगत रूप से गाइडेंस आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं। ठीक है ना? ये मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और मेरी मेल आईडी है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जिसके थ्रू अगर बाई चांस यहां से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो इसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। आप सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, और आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर। ओके, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सरकारी कार्यक्रम को शुरू किया गया है? यस, नंबर 1 एस्पायर योजना, नंबर 2 शून्य दोष शून्य प्रभाव, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट और स्फूर्ति कार्यक्रम। सही कूट का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा आपका इनमें से कार्यक्रम है जो MSME को बढ़ावा देने के लिए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है? जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिएगा दोस्तों, फटाफट। एवरीबॉडी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ढंग से? तो जल्दी से भी लोग आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। आज देखते हैं कौन कौन सबसे पहले आंसर देता है। यस, एवरीबॉडी इज ओके, चलिए बेटर है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। उनमें से ये 3 योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों की तीनों आपकी इसमें शामिल है, यानी कि इसका आंसर है उपरोक्त सभी। एस्पार योजना, ध्यान रखना दोस्तों, एस्पार योजना जो है आपकी 2015 में शुरू की गई थी। एस्पार योजना 2015, ये आपकी 2000 आपके 16 और ये स्फूर्ति कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया। पहली बात ध्यान रखनी है, एस्पार योजना है आपके इनोवेशन, ग्रामीण उद्योग और ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्यमता है उसको बढ़ावा देने के लिए। ध्यान रखना, ग्रामीण उद्योग, नवाचार
और ध्यान रखना उद्यमता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के थ्रू। ठीक। दूसरा इसका जो उद्देश्य है, दूसरा जो योजना है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी कि शून्य दोष शून्य प्रभाव। इसका मतलब है हम गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाएंगे, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद जिनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा और इसका पर्यावरण पर कोई भी नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण हितैषी होगा, यानी कि उस पर शून्य प्रभाव होगा, यानी कि शून्य डिफेक्ट शून्य इफेक्ट। और ये योजना आपकी शुरू की गई थी इसी पर्पस से, उद्योग और नई नई चीजों को बढ़ावा दिया जाए जिसके माध्यम से आप लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है ना, एंटरप्रेन्योरशिप और क्या देना है, स्टार्टअप, नई नई चीजें जिससे कि आपको अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। स्फूर्ति योजना 2014 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना। ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है ना, इसका उद्देश्य था खादी जो ग्राम उद्योग हैं, खादी जो क्षेत्र है, खादी का जो हमारा जो सेंटर बना हुआ है, केबीआईसी कहते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को लेकर के, उसके तहत इसमें खादी के बहुत सारे सेंटर बनाने हैं। उनमें टारगेट किया गया 29 खादी केंद्र बनाने हैं, खादी केंद्र पर फोकस किया गया। 43 ध्यान रखना, इसमें ग्राम उद्योग लगाने का पर्पज किया गया। 43 47 है, ग्राम उद्योग लगाए गए हैं, ग्राम उद्योग को चयन किया गया है। और 21 कॉयर क्लस्टर्स, कॉयर क्लस्टर पर फोकस किया गया। कॉयर का मतलब होता है जूट बूट की जो चीजें होती हैं जिससे गद्दे, चटाइयां या इस तरह की जो चीजें बनाई जाती हैं, उनको लेकर के है। कॉयर क्लस्टर को डेवलप करना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। तो दोस्तों, ये है आपकी एमएसएमई लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रम। एवरीबॉडी इज ओके? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र और राज्यों की संयुक्त योजना है। नंबर 2, इसका प्रमुख उद्देश्य है समग्र कल्याण और सेल्फ केयर को बढ़ावा देना। इसमें किसानों को औषधीय पौधों की कृषि के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इनमें से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं? बताइए कितने कथन सही हैं? जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए एवरीबॉडी। यस, तो सभी लोग आ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। जल्दी से जुड़िए। यस, आज मैं किसी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूं, ना किसी के प्रश्नों का आंसर देने वाला हूं। आप लोग मेरा आंसर देंगे, तो जल्दी से आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड। दोस्तों, आंसर है बी, इसका आंसर। इसमें ध्यान रखिएगा, ये आपका जो केंद्र और राज्य की योजना है, ये नहीं, ये आपकी 100% केंद्रीय योजना है, केंद्रीय योजना है 100%। ध्यान रखना, क्योंकि से केंद्र ने ही आयुष मंत्रालय का गठन किया है और उसी के तहत राष्ट्रीय आयुष मिशन डिक्लेयर किया गया था। ठीक, ध्यान रखना, इसलिए केंद्र की योजना है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है और ये दोनों बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य है लोगों का कल्याण करना, लोगों को सेल्फ केयर को बढ़ावा देना, उनकी लागत, जो स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं पर जो लागत होती है, उस लागत को कम करना। इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो किसान अपने खेतों में औषधीय पौधों की खेती करते हैं दोस्तों, उन किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराना, जिससे कि वो मोटिवेट हो सके। क्योंकि आयुष का मतलब ही क्या है? आयुष आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, ध्यान रखना, ये सारी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उनको मिलाकर के बनाया गया है। बात समझिए ना, तो इन सबको मिलाकर, और इनमें आपके आयुर्वेद यानी कि प्रॉपर प्राकृतिक जो चिकित्सा होती है उसको विशेष रूप से शामिल किया गया है। इसीलिए इस दोनों को ध्यान रखिएगा, ये दोनों बिल्कुल सही है और ये केंद्र की योजना है और इसके लिए आयुष मंत्रालय बनाया गया, सेपरेट आयुष मंत्रालय है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यस, पहला स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य है आम आदमी विशेषकर गरीबों को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना। नंबर 2, इसकी कार्यान्वयन एजेंसी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। नंबर 3, इसकी प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए सुनिश्चित की गई है। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? यस, केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। भारतीय जन औषधि परियोजना, यस एवरीबॉडी। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसके माध्यम से भारत सरकार ने गरीबों को सस्ती दवाएं देने का प्रावधान किया हुआ है। इसके लिए जन औषधि केंद्र भी खोले जा रहे हैं जगह 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 जगह, यानी कि बाजार से जो दवाएं मिलती हैं उनसे भी 90% रेट कम पर ये आपको मिल रही हैं। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। तो इसका दोस्तों आंसर है, इसमें पूछा गया है कि कितने कथन गलत हैं, तो 2 कथन गलत हैं। आपका ये भी गलत है और ये भी गलत है। पहला वाला बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसकी जो आपकी कार्यान्वयन एजेंसी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं है दोस्तों, बल्कि क्या है, फार्मास्यूटिकल्स एंड, ध्यान रखना, मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। पहली बात ध्यान रखना, ठीक है ना, ना कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो प्रावधान किया गया, प्रोत्साहन राशि जो दी गई है, प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए की है। ये 5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिससे कि जो केंद्र खुल रहे हैं उन सबको मौका मिले। ध्यान रखना, एक खास बात। और दूसरी बात, इसमें अगर कोई भी SC ST है या कोई महिला है या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, उन राज्यों में या पहाड़ी राज्य हैं जहां पर संसाधन कम होते हैं या पहाड़ी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, इन लोगों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए की सहायता और है। 2 लाख अतिरिक्त आपका विशेष प्रावधान किया गया है। 2 लाख का अतिरिक्त विशेष प्रावधान है। एवरीबॉडी इट्स ओके। इन पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए, लिखते चलिए अच्छे तरीके से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने जो मुझसे कहा था कि सर नोट्स बनाने की टेक्निक आप बता दीजिए, नोट्स बनाना कैसे बनाया जाए, किस तरह से बनाया जाए, तो मैं उस पर ऑलरेडी आप लोगों को फ्राइडे को मैं क्लास ले चुका हूं। उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था इतिहास कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं। उसमें मैंने दोनों चीजें डिस्कस की थी। जिन लोगों ने नहीं सुना हो, नहीं देखा हो, वो जाकर के उस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें कि क्या है कैसे है। एवरीबॉडी ओके? तो चलिए, तो ये हो गया क्लियर। और इन सबको मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स बनाते चलिए साथ के साथ। इसी में इसमें बाद में क्या करना है, सिर्फ इनमें एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करते जाना है। आपका अपना खुद का रजिस्टर बन जाएगा सारी योजनाओं का, और नई योजना और ऐड करते जाइएगा। बाद में धीरे धीरे सारी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजी यात्रा परियोजना के अंतर्गत यात्रियों को कागज रहित एक विशेष पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। डिजी यात्रा परियोजना के तहत यात्रियों को कागज रहित एक विशेष पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। नंबर 1, नव योजना का उद्देश्य अंतरिक्ष में पर्यटन यात्रा को बढ़ावा देना है। कृषि उड़ान परियोजना मूलतः पूर्वोत्तर क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के दृष्टिकोण से शुरू की गई है। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कितने कथन सही हैं? एवरीबॉडी जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। आज मैं किसी के कमेंट नहीं ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी के भी नहीं। इसलिए आप
चुपचाप बैठ करके पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। जल्दी से आंसर दीजिए। यस एवरीबॉडी, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है, आप अगर देखेंगे तो आंसर है बी। कितने कथन सही हैं? 2 कथन सही। इसमें कौन कौन से? देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है और तीसरा कथन सही है, ये गलत है। इसका उद्देश्य नव योजना जो है, इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में पर्यटन को बढ़ावा देना नहीं है। यस, NABH, हम भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। उसी योजना के तहत ही एक नव योजना शुरू की गई है। नव योजना का मतलब है नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स फॉर भारत। और भारत का मतलब जो जानते हैं, भारत मतलब गांव का देश। गांव, गांव को, पिछड़े क्षेत्रों को भारत कहा जाता है, अदरवाइज इंडिया कहते हैं। ये भारत सरकार भी कहने लगी है और हम भी अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब हो गया, नव योजना के तहत हम अगले कुछ सालों के अंदर, विशेषकर 15 वर्षों में, हम ध्यान रखिएगा, लगभग 100 नए एयरपोर्ट्स बनाएंगे जो आम आदमी के लिए होंगे। 100 नए एयरपोर्ट्स का विकास किया जाएगा आम आदमी के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, छोटी छोटी जगहों की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। यह है। और ये जो नए एयरपोर्ट बनेंगे वो पीपीपी मॉडल पर बनेंगे। पीपीपी मॉडल पर इनका निर्माण किया जाएगा। यस एवरीबॉडी, इट्स क्लियर? समझ लीजिएगा। तो नव का मतलब है नेक्स्ट जेन एयरपोर्ट्स फॉर भारत, ना कि नव का मतलब आकाश अंतरिक्ष नहीं है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये समझ में आ गया। बाकी कृषि उड़ान परियोजना में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। इसका उद्देश्य है कृषि उत्पादों को घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के लिए। यह बिल्कुल सही है, यह मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वायत्त पहल योजना, ऑटोनॉमस इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वायत्त पहल, नंबर 1, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नंबर 1। नंबर 2, किसानों को कृषक उत्पादक संघों के द्वारा विपणन में सहायता प्रदान करना, नंबर 3, ई मार्केट प्लेस के द्वारा स्टार्टअप और युवाओं को प्रोत्साहन देना, चौथा, बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना। बताइए कौन सा आंसर सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? यस एवरीबॉडी, जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, आंसर सही हो या गलत हो, इस पर मत जाइए। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। आंसर तो मैं आप लोगों से इसलिए बुलवाता हूं कि जिससे कि आप लोग यहां पर क्लास में इंगेज रहें, आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज आप सुस्ती बनी रहेगी आप लोगों में। यस, ओके एवरीबॉडी, तो फटाफट आंसर दीजिए। यस दोस्तों, इसका आंसर है सी, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तीनों गलत है। इसका आंसर है ई मार्केट प्लेस के द्वारा स्टार्टअप और युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है ना? ओके, सिंपल सा आंसर है। ई मार्केट यानी गवर्नमेंट ने जो ई गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जिसके थ्रू ई मार्केट प्लेस बनाने की कोशिश की गई है, इसमें क्या है, स्टार्टअप और युवाओं को मौका दे रहा है कि भाई आप हमारे डिजिटल मार्केट सिस्टम से जुड़िए और उसको आप आगे बढ़ाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अलग योजना बनाई थी, ध्यान रखना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। उसका नाम है उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना, उत्तर पूर्व औद्योगिक विकास योजना। और बौद्धिक संपदा के अधिकार के संदर्भ में योजना बनाई गई है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता मिशन। ध्यान रखना, तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन, ये इसके लिए स्टार्ट किया गया है और ये इसके लिए।
किसानों द्वारा किसान विपणन सहायता प्रदान करने के लिए ऐसी कोई योजना है ही नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नेट परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है 2025 तक 2 से लेकर के 20 एमबीपीएस की स्पीड की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। नंबर 2, इसका क्रियान्वयन सूचना एवं संचार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नंबर 3, इसका वित्त पोषण पीपीपी मॉडल के द्वारा किया जा रहा है। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। एवरीबॉडी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, फटाफट दीजिए आंसर आप लोग। यस, भारत नेट परियोजना ये वही परियोजना है जिसे पिछली सरकार ने लॉन्च किया था। किस नाम से? राष्ट्रीय नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के नाम से, जिसे इस सरकार ने नाम बदल दिया, भारत नेट परियोजना कर दिया। भारत मतलब गांव और नेट मींस इंटरनेट। पिछली सरकार ने जो स्कीम बनाई थी उसका नाम था राष्ट्रीय यानी कि नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना। ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक कनेक्ट करना, उसको बिछाना और उसके माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। यह योजना थी जिसका नाम बदल दिया भारत नेट परियोजना के नाम से। ठीक है ना दोस्तों, इसका जो आंसर है कितने कथन सही हैं, ध्यान रखना, इसका केवल एक कथन सही है। यह भी गलत है और यह भी गलत है, दोनों गलत है, केवल एक सही है बस। क्यों? क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है ये तो सही है, बिल्कुल सही है, इस डाटा को याद कर लीजिए। क्रियान्वयन सूचना एवं संचार मंत्रालय नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है? बीबीएनएल। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, बीबीएनएल। बीएसएनएल नाम सुना है, एमटीएनएल नाम सुना है, अब बीबीएनएल नाम सुन लीजिए। बीबीएनएल का मतलब है भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड। बी फॉर भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड, ये रहा भारत ब्रॉडबैंड निगम निगम लिमिटेड, इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, यही इसको क्रियान्वित कर रही है। ठीक, और इसका जो वित्त पोषण है वो पीपीपी के द्वारा नहीं हो रहा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें नहीं है, बल्कि कौन है? सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा किया जा रहा है। एक फंड बनाया गया है, सार्वभौमिक दायित्व सेवा निधि, ये एक कोष बनाया गया, सरकार ने इसका कोष बनाया है, गठन किया है सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के नाम से, और इस फंड के द्वारा इसमें पैसा डाला जा रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, वो इसका वित्त पोषण कर रहा है, इसलिए इसमें इतना ध्यान देने की आवश्यकता है। ओके एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह कोई समस्या? आराम से समझिए, आराम से नोट्स बनाइए, आराम से लिखिए, और मैं बार बार कह रहा हूं इन क्वेश्चंस को आप लिखिए, अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए या पेज ले लीजिए, उन पर इन सारी स्कीम्स को लिखिए, और इसके अलावा इन स्कीम्स के बारे में जहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती है एक्स्ट्रा उसमें नोट करते चले जाइए, जो मैंने आपको तरीका बताया था नोट्स बनाने का, उसके तहत ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे, अगर इसको ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने के लिए रेड पेन लिख लीजिए, ग्रीन पेन ले लीजिए या ब्लैक पेन ले लीजिए। एक्स्ट्रा पॉइंट एक ही जगह पर एक ही रजिस्टर में लिखिए, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छी खासी लिस्ट बन जाएगी सारे टॉपिक्स की। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, आसान तरीका है, बस करना थोड़ा मुश्किल होता है, स्टार्टिंग मुश्किल होती है, बाद में इसका फल बहुत अच्छा मिलता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। यस, जब हम कोई काम करते हैं तो वो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बहुत सुखद होता है, और जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है, बहुत आरामदायक होती है, उसके परिणाम तो आप समझ सकते हैं कैसे होंगे। अभी आप आराम करिए, सोइए, मस्ती कीजिए, फिल्म देखिए, यूट्यूब पर रील्स देखिए, वीडियोस देखिए, एंजॉय करिए, लेकिन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, तब सोचेंगे अब मैं क्या करूं, तब कहेंगे कि सर कोई हेल्प कर दीजिए, कहीं कुछ करवा दीजिए, कहीं कुछ ऐसा हो जाए, कहीं वैसा हो जाए, सोचिए, फिर हम फड़फड़ाते हैं कि कुछ मिल जाए, और फिर घर वाले माँ बाप के बारे में सोचिए,
वो क्या सोचेंगे, उनके दिल पर क्या बीतती है कि जब मौका था तब हमने ध्यान नहीं दिया, आज पछताना पड़ रहा है। और साथ के जब लोग आगे निकल जाते हैं तब और बुरा लगता है कि यार देखो वो इतनी अच्छी जगह पहुंच गया, हम यहीं पर रह गए। यस, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन, दीनदयाल स्पर्श योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसका उद्देश्य है डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देना। नंबर 2, इस योजना के तहत कक्षा 5 से लेकर के 12 तक के बच्चों को छात्रवृत्ति का भी प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए, जल्दी से बताइए। आप सभी लोग आराम से सोचिए, समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए। याद हो, पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं भी पढ़ा हो तो कोशिश कीजिए आंसर देने की। यस एवरीबॉडी, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग, बहुत सारे लोग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। यस, मैंने पहले ही कहा आज मैं किसी का कोई भी कमेंट नहीं ले रहा हूं, किसी का कुछ नहीं। बस हाँ, जो लोग बाद में आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, उनका गुड मॉर्निंग, उनका सुप्रभात, उनका बहुत बहुत स्वागत। आज सिर्फ मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, दीनदयाल स्पर्श योजना, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें से केवल एक कथन सही है, ये रहा। दीनदयाल स्पर्श योजना बिल्कुल सही आपने समझा, यह डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ही शुरू की गई है। बिल्कुल सही, डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना, कक्षा 5 से लेकर के 12 तक के बच्चे नहीं है, बल्कि कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के बच्चे हैं। 6 से लेकर 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के छात्रों को इसमें शामिल किया गया है। कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के छात्र, और उनमें से जिनका परिणाम अच्छा होगा, जिनका परिणाम अच्छा होगा, दूसरा जिनकी, सोचिए, टिकट संग्रह, जो डाक टिकट संग्रह करते हैं उसमें जिनकी रुचि होगी, उनको क्या दिया जाएगा? इसके माध्यम से छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्हीं छात्रों को इसके लिए चयन किया जाएगा। यस, इतना सा आपका फॉल्ट है, इतनी सी आपकी कमी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, जहां पर फोकस करना वो समझिएगा कि कहां पर गलती की जा सकती है, यानी कि यूपीएससी इस टॉपिक में से, इस क्वेश्चन में से कहां मिस्टेक कर सकता है, बस उतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। एवरीबॉडी, इट इज ओके, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बहुत पुरानी योजना, 10 साल पुरानी, लेकिन हमेशा रिलीवेंट है, हमेशा रिलीवेंट है। ध्यान रखना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र और राज्य की संयुक्त परियोजना है, जिसमें केंद्र की 70% और राज्य की हिस्सेदारी 30% है। नंबर 1। नंबर 2, इस योजना किस नहीं है? इस योजना के अंतर्गत देश के 65% लोगों को शामिल किया गया है। नंबर 3, इस योजना में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। निम्न में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट एवरीबॉडी, जल्दी से। ये तो बहुत पुरानी पड़ी हुई योजना है, तो सभी लोग आंसर दे सकते हैं, गलत नहीं होना चाहिए आज इस बार, ध्यान रखना, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। यस, चलिए, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। इसमें से कितने कथन सही हैं? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें से केवल एक कथन सही है, जस्ट ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट, एक कथन सही है। और वो भी कौन सा कथन सही है? सिर्फ तीसरा वाला सही है, ये गलत। ये कैसे गलत है? ध्यान रखना, ये केवल और केवल 100% केंद्र की योजना है, केंद्र की योजना है 100%। इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, कानून है। ओके, 100% केंद्र की है। दूसरा, इसमें
जो लोग शामिल किए गए हैं 65% नहीं बल्कि 67% है। कैसे? ग्रामीण क्षेत्र के आपके 75% और शहरी क्षेत्र के, ध्यान रखना, 50% लोगों को इसमें शामिल किया गया है इस योजना में। इस योजना में आपको न्यूनतम कीमत पर, आप समझ लीजिए बिल्कुल न्यूनतम कीमत पर राशन की दुकान के माध्यम से आपको खाद्य सुरक्षा के लिए जो संसाधन है, जो अनाज है, वो उपलब्ध कराया जाएगा बहुत कम कीमत पर। और इसके साथ साथ इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6,000 रुपए का प्रावधान भी है। ठीक है ना? इसमें और भी हैं, आप समझ लीजिएगा। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बच्चे के लिए भी अलग प्रावधान है। यानी कि जब तक बच्चा 2 साल का होता है तब तक उसके लिए 2 वक्त का भोजन का प्रावधान भी है। उसके बाद आंगनवाड़ी स्कूल में जाता है तो उस समय भी उसके खाने पीने के लिए प्रावधान है, ध्यान रखना। और उसके बाद तो मिड डे मील स्कीम है ही है। प्लस इसके अंतर्गत एक चीज और भी है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में 3 महीने तक के लिए, कम से कम 3 महीने तक के लिए मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान है इसमें, ध्यान रखना। और कोशिश यह है कि इसके अंतर्गत जो राशन कार्ड बनाए जाएंगे वो महिला प्रमुख के नाम से बनाए जाएंगे। यस, तो ये सारे के सारे प्रावधान है और पहली बार कानून बनाया गया है खाद्य सुरक्षा के लिए, समझ लीजिएगा। ओके। और ये भी कानून सोचिए कि हमारी इस सरकार से पहले की सरकार का है, जिसके तहत आप सभी लोगों को सुविधाएं मिल रही। ठीक है ना? कानून ऑलरेडी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, मूल्य स्थिरता कोष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। मूल्य स्थिरता कोष के संबंध में इसका उद्देश्य है बागवानी फसलों के मूल्य की अस्थिरता का समाधान करना। बागवानी फसलों का के मूल्य में जो अस्थिरता आती है उसका समाधान करना। नंबर 2, इसमें फसलों को खरीदकर भंडारित भी किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। बताइए कितने सही हैं? कौन सा सही है? यस एवरीबॉडी। मूल्य स्थिरता कोष, आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही आपका सी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, सी आंसर है। दोनों का कथन बिल्कुल इसमें सही। बागवानी फसलों के अंतर्गत कंडीशन क्या होती है? बागवानी फसलें जब आती हैं बाजार में तो उनके मूल्य अस्थिर होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो बागवानी फसलों को करने वाले जो किसान हैं उनको बड़ी समस्या होती है। तो इस अस्थिरता का समाधान करने के लिए क्या किया गया है? ये स्थिरता कोष बनाया गया है कि इस कोष के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन फसलों को या तो हम सही कीमत पर बने रहने देंगे, और यदि ये फसलें ज्यादा हैं तो इन फसलों को हम क्या करेंगे, खरीद करके इनका भंडारण करेंगे। इन फसलों को खरीद कर भंडारण कर जाएंगे, फिर धीरे धीरे निकालेंगे इनको, जिससे कि सप्लाई ज्यादा ना बढ़ जाए। और सप्लाई बढ़ जाएगी तो समझ सकते हैं कीमत ज्यादा डाउन हो जाती है। एवरीबॉडी इट इज क्लियर? तो इसमें विशेष तौर पर आलू, प्याज, ध्यान रखना, आलू, प्याज और दाल, ये 3 फसलों पर तो विशेष तौर पर यह लागू किया गया है। विशेष तौर पर इसमें लागू किया गया है आलू, प्याज और दाल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इस समय आप समझ रहे हैं देश में 2-3 सब्जियों की हालत क्या है। टमाटर, कल एक व्यक्ति ने, सोचिए, पुलिस थाने में कॉल किया कि भाई मुझे सुरक्षा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे पास टमाटर है। बाकायदा उसने कॉल किया। यस, और बाद में टमाटर भर करके, सोचिए, सुनार की दुकान पर लेके गया। सोचना, ऐसे से मजाक कर रहे हैं लोग। मतलब सोचिए कीमत का क्या प्रभाव पड़ रहा है। और अदरक, सोचिए क्या रेट चल रहा है। ये समय, इस समय सोचिए दालें कंटिन्यू कीमत बढ़ती चली आ रही है, और इसके लिए सरकार फिर एक नई स्कीम लेके आ रही है जिससे दालों की कीमतें डाउन हो सके। यानी कि सरकार खुद दालों की कीमतों को कम कीमत पर बेचने की कोशिश कर रही है। यस, ये सरकार की योजना है, कोशिश कर रही है कि इसकी कीमत को डाउन किया जाए, उसके लिए खुद बेचना पड़ेगा। क्यों बढ़ रही है? अब आप सोचिएगा क्यों बढ़ रही है। क्योंकि जो आने वाली है वो आई नहीं है, और यहां पर जो थी वो, सोचिए कि अभी विदेशों से जो आयात होती है, नई फसलें जो आती हैं वो नहीं आ पाई हैं, वो अगस्त में आएंगी। और यहां पर जो पैदा होती है और जो पहले से भंडारण था उस पर कुछ लोगों का कब्जा है, वो नहीं कर पा रहे।
या तो समझ लीजिए कि इलीगल तरीके से स्टोर में बंद कर रखा है, या उसकी सप्लाई कम है, या पैदावार कम है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, तभी कीमत बढ़ रही है। अब बाकी आप समझदार हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारियां सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 के अंतर्गत शामिल हैं? इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जापानी एंसेफेलाइटिस, काली खांसी, रूबेला वायरस, कोविड-19, कंठमाला जिसे हम मम्प्स कहते हैं, मम्प्स, कौन कौन सी बीमारी इसमें शामिल है? ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3 5 और उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, एवरीबॉडी जल्दी से फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए, आराम से सोचिए, समझिए। इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0, यस, बिल्कुल सही दोस्तों। ध्यान रखना, IMI ये आपकी 2021 में शुरू की गई कोविड-19 के बाद, यानी कोरोना बीमारी के बाद में इसको शुरू किया गया था। बिल्कुल सही समझा दोस्तों। इसका आंसर है केवल ए, यानी 1 2 3, ये 3 बीमार कोरोना वायरस के बाद इसको लागू किया गया, कोविड-19 के बाद में। और इसका पर्पस क्या था कि जो लोग कोरोना पीरियड में वैक्सीनेशन से बच गए थे, ध्यान रखना, कोविड-19 के कारण जो लोग वैक्सीनेशन से बच गए थे, वैक्सीनेशन से बच गए, उनका वैक्सीनेशन करना है। और इसमें इन 3 बीमारियों पर विशेष फोकस किया गया है। जापानी एंसेफेलाइटिस जिसे हम क्या कहते हैं, दिमागी बुखार कहते हैं, काली खांसी और रूबेला वायरस। इनमें कोविड-19 के लिए तो समझ लिए अलग से वैक्सीनेशन चला ही था, कंठ वाला मम्प्स इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, यह पहले वाली योजनाओं में ही शामिल था। मिशन इंद्रधनुष फर्स्ट और सेकंड में ऑलरेडी शामिल था, कोविड-19 शामिल है नहीं, उसके लिए अलग से बनाया गया। ये 3 बीमारियां इसमें और स्पेशली फोकस की गई, क्योंकि बारिश के दिनों में समझ लीजिए जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार का जो इलाका है, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का सटा हुआ इलाका, ग्रामीण क्षेत्रों में जापानी एंसेफेलाइटिस बहुत तेजी से फैलता है। बच्चों के दिमाग पर असर करता है, बच्चे बहुत तेजी से बीमार पड़ते हैं और उसमें ब्लड की बहुत तेजी से कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती और ब्रेन डेड होने लगता है। यस, ओके एवरीबॉडी, क्लियर हो गया? तो ये है आपका आज का लेक्चर, और आज हम इतना ही यहीं तक इसको खत्म करेंगे। इसके आगे आपको डिस्कस अगले टॉपिक में किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? एवरीबॉडी इट्स ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे कल अपनी क्लास में प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना? और जिन लोगों को मुझसे गिला है, शिकवा है, शिकायत है, वो हम लोग कल क्लास में सुनने की कोशिश करेंगे और सबसे मुखातिब होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।